हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 एग्जाम्स की तैयारी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपका मैथ्स 1 का पेपर यानी अलजेब्रा का पेपर कैसा गया। तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो कि आपका अलजेब्रा का पेपर कैसा गया। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पेपर का लेवल काफी ईजी आया था और बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, आपने जैसा जैसा बताया था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बने। तो यार बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया मैंने देखा कि एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो तो एग्जैक्टली आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जैसा मैंने बोला था कि हाँ ये टाइप का कर लो, देखो ये टाइप का देखने मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने और जिन्होंने भी हमारे सारे जो आईएमपी वीडियोस जो हमने अपलोड किए थे इस 1.5 दिन के अंदर, उस आईएमपी वीडियोस के अंदर से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया था आपका मैथ्स 1 का पेपर। लेकिन अगेन मैथ्स 1 हो चुका है, अब उसको बाजू कर दो क्योंकि अब समय आ गया है हमारे मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट को कवर करने का। तो आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें ज्योमेट्री के मैथ्स 2 के पेपर के अंदर जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं उन सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो लगभग 20-25 से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में लेकर आया हूं। होपफुली इन्हीं में से या फिर इन्हीं के टाइप के जैसे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखने मिल जाए। तो मैं शुरुआत करूंगा और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे। अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो जरूर से इसको 1.5 की स्पीड लगा लेना, जिससे आपका वीडियो काफी जल्दी देख के खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, स्ट्रैटेजी वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाके चेकआउट करते रहो। साथ ही में ये वीडियो जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते रहो, ठीक है। तो मैं अगेन आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जितना हो सके आपको पढ़ते रहना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करते रहना है अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और हॉट्स क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हो कि एक सेपरेट वीडियो तो मैं लाऊंगा, ऑल हॉट्स क्वेश्चन इन अ सिंगल वीडियो, वो तो एक वीडियो आएगा। लेकिन अगेन एक सजेशन ये है कि जितने भी हॉट्स क्वेश्चन है उसके लिए आप अपने प्रॉब्लम सेट को जरूर रेफर करो। तो हमने सारे प्रॉब्लम सेट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सारे प्रॉब्लम सेट को करा रखा है। तो सारे वीडियोस अवेलेबल, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। तो प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलैरिटी बाय जेआर ट्यूटोरियल। तो हर एक चैप्टर का नाम डाल के प्रॉब्लम सेट नंबर जो उसका रहेगा वो डाल के बाय जेआर ट्यूटोरियल लिखोगे, हमारे वीडियोस आपको टॉप के रैंकिंग में देखने मिलेंगे। उन वीडियोस को ओपन करो और लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखो। अब उसको 2x स्पीड से देख सकते हो, भगा के देख सकते हो, और जो क्वेश्चंस में दिक्कत है वही क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने का। तो जरूर से चेकआउट करते रहना, पढ़ते रहना, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग ऑल्सो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वीडियो क्या है, जैसे मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सारे चैप्टर्स के एक ही साथ करा रहा हूं। जितने भी चैप्टर्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी चीज में कराने की कोशिश करता हूं। कहां पूछे जाते हैं? क्वेश्चन 2A में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन करना होता है, 3 में से 4 मार्क्स मिलते हैं। और क्वेश्चन 3A में 2 में से 1 करना होता है, 3 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके 7 मार्क्स का ये वेटेज बनता है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। और साथ ही में ये ज्योमेट्री के लिए एक सजेशन मेरा हमेशा रहेगा कि हमारा जो उड़ान बैच का जो 3.0 हमने बनाया इस साल वाला उड़ान बैच, जो जस्ट 1 महीने पहले हमने लाइव रिवीजन लिया था, 7 के 7 चैप्टर का लाइव रिवीजन हुआ था। अभी वो लाइव रिवीजन के वीडियोस ऑलरेडी सेव हो चुके हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो चुके हैं, मतलब उसको आप 1.5 या फिर 2x स्पीड पे लगा के देख सकते हो। तो सारे उड़ान बैच के हमारे सभी 7 के 7 चैप्टर्स के ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का एक उड़ान बैच है, मतलब 7 घंटे का वीडियो आप अगर 2x स्पीड पे देखोगे तो लगभग 4 घंटे के अंदर आप देख पाओगे। तो सारे उड़ान बैच के वीडियोस देख लेना, क्योंकि अगर सभी ने उड़ान बैच के वीडियोस देखे होंगे तो सारे आईएमपी एग्जांपल तो उसी में कवर हो गएंगे, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जरूर से करना। और अभी 1.5 दिन के अंदर जितने भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उसको भी जरूर से देखना है और जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता भी दोगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ग्रुप भी कनेक्ट करके रखना, क्योंकि पुराने कुछ वीडियोस जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं फटाफट से शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजें सॉल्व किया हुआ है। जैसे मैंने मैथ्स 1 के लिए भी बताया था, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने कई सारी चीज पढ़ाया हुआ है, तो उसके कंटेंट, उसके राइटिंग कंटेंट हमारे पास प्रेजेंट है। तो वापस से मैं सॉल्व करा के दिखाऊं, कहीं ना कहीं आपका भी टाइम जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आए तो कैसे करना है, बस इसको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मान लो कि एक ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है, जिसमें आपको यहां पे आप देख सकते हो एक लाइन यहां तक गया, एक लाइन यहां तक गया। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूं, ठीक है। फटाफट से ध्यान से देखना, ये जो चीजें हैं ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। अब ये चीज है क्या, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ये चीज है क्या, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देखो कि इन फिगर बीपी यानी कि यहां से बी से लेके पी तक क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपका ये चीज क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, किससे? एसी से, ये वाले लाइन से, ठीक है। उसके बाद सी क्यू परपेंडिकुलर टू एपी, तो ये सी है, ये क्यू है, ये परपेंडिकुलर है किससे? ए बी से, ठीक है। यहां पे उन्होंने दे रखा है एपीसी लाइन में है, एक्यूबी लाइन में। शो दैट ट्राइंगल एपीबी और एक्यूसी सिमिलर है, मतलब ये ए पी और बी यानी ये वाला ट्राइंगल
और ए क्यू सी यानी ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। तो बहुत सिमिलर है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सिमिलैरिटी चैप्टर में ये कंटेंट है, तो सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी चैप्टर में सिमिलर अगर प्रूफ करना है तो यार दो तीन मेथड्स है हमारे पास। एक तो है कि आप दोनों में से दो एंगल कॉमन निकाल दो, या फिर दो एंगल प्रूफ करके दिखा दो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोलेंगे ये एंगल एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। एक साइड एक एंगल एक साइड कर देगा, साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे इन ट्रायंगल एपीबी और एक ट्रायंगल एक्यूक्यू दोनों में देखोगे तो ये ए जो क्यू और सी, तो ये जो है आपका दैट इज एंगल क्यू, और यहां पे आप देखोगे एंगल पी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल एपीबी भी 90 डिग्री है, जो कि ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस है, तो आप देख के लिख सकते हो ना, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉक्स बना है, आपको लिखना है। तो एपीबी का वैल्यू क्या है, एपीबी का वैल्यू क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपने लिख दिया ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोल रहे हैं एंगल एक्यूसी, तो एंगल एक्यूसी क्या है, ये भी 90 डिग्री, तो आपने लिख दिया 90 डिग्री। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से एंगल एपीबी और एंगल एक्यूसी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 एंगल एपीबी और एंगल एक्यूसी क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे मैंने लिख दिया। ओके, अब एक और चीज अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, इसमें भी ए क्यू सी आ रहा है और इसमें भी एपीबी आ रहा है, यानी कि एंगल जो ए है मेरा, अगर आप देखोगे एंगल पीएबी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, और एंगल क्यूएसी में भी एंगल ए आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों में एंगल जो ए है ये मेरा कॉमन आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। इसका मतलब एंगल पीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूएसी। एंगल पीएबी यानी ये वाला जो एंगल है और क्यूएसी यानी ये वाला एंगल, दोनों ही केस में ये दोनों एंगल जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉमन एंगल। तो हमने रीजन भी बता दिया, कॉमन एंगल की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो एक हमने प्रूफ करके दिखा दिया एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक और एंगुलर कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे जो ट्राइंगल है दैट इज एपीबी एंड एक्यूसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। एंगल एंगल टेस्ट से हमने क्या बता दिया, सिमिलर प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग क्वेश्चंस थे, तो वो तो आपको हमने कराया ही है, उड़ान बैच के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कराए हैं, उसमें भी 2024 के 2023 के कई सारे एग्जांपल्स हमने कराए हैं। लेकिन ये भी जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर्स के और क्वेश्चन बैंक्स के ही क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछने के चांसेस होते हैं, या तो इसी को आधार मान के नए क्वेश्चंस बनते हैं। बस सेम ही होता है, कंसेप्ट सेम ही होता है, बस वैल्यूज या फिर तरीका अलग होता है, नाम अलग होता है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे आप ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक फिगर दिया है, इसको ऑब्जर्व करना और एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो ये फिगर आप देख पा रहे हो, क्लियर कट दिख रहा है आपको, ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर। अब ये फिगर में अगर आप देखो, आपको बोल रहा है कि एंगल बी 75 डिग्री है, एंगल बी जो है 75 डिग्री है, ठीक है। एंगल डी आपका 75 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 75 डिग्री। आपको क्या बोल रहा है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू डैश। ये क्या है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू डैश दे रखा है। तो मुझे बताओ एंगल बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब ये 75 है, ये भी 75, तो एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना। तो मैंने लिख दिया एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बिकॉज ईच ऑफ एंगल 75 डिग्री, दोनों का एंगल 75 डिग्री, ऐसा मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक और चीज है कि इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, इसमें भी दैट इज बी सी ए में भी सी आ रहा है और ई सी डी में भी सी आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों में एंगल सी मेरा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। तो एंगल सी विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज ऑफ द कॉमन एंगल। तो एक ये हो गया कॉन्ग्रुएंट एंगल और एक ये हो गया कॉन्ग्रुएंट एंगल, मतलब दो मेरे पास एंगल एंगल मिल गए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ये जो ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीई, ट्राइंगल एबीसी और सीडीई, ये वाला ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। तो ऐसे सिमिलैरिटी टेस्ट वाले एग्जांपल्स पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये क्वेश्चन को देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, यहां पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ध्यान से, अगर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे तो आपको विजिबल होगा। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर से, ऐसा बोल के रखा है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब बोल रहा है कि एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 80 है। हमें पूछा है कंप्लीट करो, क्या आप कंप्लीट करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। इसको ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है यहां पे, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो आपको दिया था 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर जो है वो आपको दिया हुआ है 125। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25। तो हमको पूछा है कि ए बी अपॉन पीक्यू का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको पता है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट हमको पता है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल रेशियो में है, उसके एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो रेशियो में है, तो उसके साइड जो करस्पॉन्डिंग है उसका साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही
उसके बाद जो अगला साइड है आगे BC स्क्वायर अपन QR स्क्वायर है, AC स्क्वायर अपन PR स्क्वायर है, लेकिन हमें सिर्फ कितना चाहिए, ABC से मतलब है, तो AB का वैल्यू 4 है और PQ का वैल्यू 5 हो जाएगा। क्यों, कैसे 5 हो जाएगा, क्योंकि AB स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ आ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR का जो रेशियो आ रहा है वो 16/25 आ रहा है ना, यहां से अगर आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग 16/25 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है 16/25, तो 16/25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये AB बन जाएगा, ये PQ बन जाएगा, ये √16 ये √25, √16 होता है 4 और √25 होता है 5, इसके लिए हमारा आंसर क्या आ गया 4/5। तो इस तरीके से ऐसे एक्टिविटीज भी आएंगे तो आप जरूर से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। करेक्ट, क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जाऊंगा बच्चे, सारे कंसेप्ट्स को आज रिवाइज कर लेंगे एक तरीके से और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैथ्स 1 में भी वही चीज समझाया था, देखो रिजल्ट आपके सामने, कितना अच्छा पेपर आया, कितना अच्छा पेपर आपका गया होगा, लेकिन मैथ्स 2 में भी वही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है सिमिलैरिटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारे टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर है, तो चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आने दो एक्टिविटी में, हॉट्स में, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज बहुत ज्यादा वो इजी पड़ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट और तरीका पता है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू 12, AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC नाम का, दिख रहा है क्लियरली, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, जूम कर लेना, तब जाके दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट है ना क्वेश्चन बैंक के इसमें से लिया हुआ, तो थोड़ा सा ब्लर है ये, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है जिसमें AC का वैल्यू 12 है, देखो ये A से लेके C यानी ये 12 है, और आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखा है क्या, चलो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोल रहा है एक्टिविटी में, क्या बोल रहा है कि एरिया ट्रायंगल ABC जो है 90 डिग्री है, एंगल ABC 90 डिग्री है, तो दिख भी रहा है मुझे 90 डिग्री है, एंगल AC भी, यानी ये वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि ये 30 डिग्री है, हमें क्या करना है, निकालना है। तो BAC का कितना आ जाएगा, मुझे बताओ, ये 90 है, अगर ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BAC ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, दैट इज द रिमेनिंग एंगल, ये क्या है आपके लिए, रिमेनिंग एंगल है, इसके हिसाब से लिख दिया। अब मुझे पता है कि कोई ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 आ रहा है, तो मैं इसमें 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल थ्योरम लगा सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC क्या फॉलो कर रहा है, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम फॉलो कर रहा है, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री हमें पता है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब 30 के अपोजिट में जो साइड है, कौन सा साइड है, 30 के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB वाला साइड है, यानी AB का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड मतलब AC, तो ये AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC रहेगा। उसी प्रकार जो आपका साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है, तो 60 के अपोजिट में कौन सा साइड है, BC, तो BC विल बी इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस यानी AC, तो √3/2 ऑफ AC हो जाएगा, तो BC का वैल्यू आएगा √3/2 ऑफ AC। अब सारे वैल्यूज अवेलेबल है तो डाल दो, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका वैल्यू 12 है AC का, तो AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12, तो AB का वैल्यू आ जाएगा आपका 6, AB का वैल्यू 6 आ गया। वैसे BC इज इक्वल टू √3/2 ऑफ 12, तो 2 6 12, ये आ गया 6 और ये √3, तो BC का वैल्यू आ गया 6 √3। तो इस तरीके से AB का वैल्यू 6 और BC का वैल्यू 6 √3 निकाला। तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, आपको याद रखना है। ठीक है, एक और आता है 45 वाला, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस, इसको भी याद रख लो, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या बोल रहा है, फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC AD इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू BC, क्या बोल रहा है, AD परपेंडिकुलर है BC से, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रायंगल जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC से, यानी ये AD है, ये BC से परपेंडिकुलर है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, अगर ADC में देखो, मतलब मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, ADC ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो इसमें जो AC का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली, एक लाइन में एक लाइन अगर जा रहा है उसमें से एक लाइन ऐसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री होगा, तो इसके अपोजिट में ये जो साइड है AC वाला साइड, AC यानी ये वाला जो साइड है वो क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो मैं बोल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई अगर मैं करता हूं, यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि कहीं भी कोई ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है, तो मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो सम ऑफ द रिमेनिंग साइड होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं ना AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लिख सकता हूं, ये लिखा मैंने। उसके बाद मुझे AD के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहां पे दोनों ट्रायंगल में मेरा लाइन जो AD है वो कॉमन है, तो मैं AD के फॉर्म में निकालूंगा, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही इसी चीज को देखो, ये AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एडी इज इक्वल टू, ये एसी है, सीडी उधर जाएगा तो एसी माइनस सीडी स्क्वायर हो गया, तो मेरा एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ले लिया, ठीक है। अब एक और चीज है, अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, इसमें भी आप देखोगे एडीबी में ये 90 है, 90 के अपोजिट ये वाला साइड है, यानी एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो अगेन यहां पे भी बोल सकता हूं एबी स्क्वायर जो है, यानी ये हाइपोटेनस है ना एबी 90 के अपोजिट, तो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, करेक्ट है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। मुझे एडी के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहां भी एडी के फॉर्म में निकाला था मैंने, जो कॉमन साइड है, तो एडी के फॉर्म में चाहिए, तो एडी इधर ही रखूंगा, बीडी उधर भेजूंगा, तो एबी माइनस बीडी हो जाएगा, तो एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। ये आ गया मेरा, समझ लो, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से मैंने 2 इक्वेशन निकाल दिया एडी के फॉर्म में, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब यहां पे भी एडी स्क्वायर है, यहां पे भी एडी स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से एडी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है, तो राइट हैंड साइड यानी एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर और एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर भी सेम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई एडी स्क्वायर जो था आपका, ठीक है, एसी माइनस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी माइनस बीडी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका थोड़ा सा इंटरचेंज करने के बाद ये एबी जो है एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, इसमें आपका जो एबी स्क्वायर है वो इधर ही रहेगा, ये माइनस सीडी इधर आएगा एबी के पास, तो एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ये एसी स्क्वायर इधर ही था इक्वल के इस साइड, ये बीडी उधर उठ के आएगा तो प्लस में आ जाएगा एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। और यही चीज तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। इस तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया, हेंस प्रूफ लिख देना, खत्म कहानी। तो देखो ये इस तरीके से एक्टिविटी बेस आया था, ये सारी चीजें बॉक्सेस में रहेगी, डोंट वरी। आपका जो पेपर होता है ना उसमें सारे बॉक्सेस में दी हुई थी। देखो अगर मेरे पास 2024 की क्वेश्चन पेपर की बात करो, देखो ये पूरे बॉक्सेस है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए पूरा, देखो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो बॉक्सेस बने, बस उसी हिसाब से आपको अपने आंसर शीट में वो बॉक्सेस को ड्रॉ करना है सेम टू सेम और लिखना है। बाकी पेपर बहुत ईजी होता है। मैथ्स 1 का पेपर देखो कितना था ईजी, वैसे मैथ्स 2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके कंसेप्ट और मेहनत और पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, ये 90 डिग्री है, तो एबीसी जो ट्राइंगल है ये आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री दे रखा है, एंगल सीएबी जो है 30 डिग्री दे रखा है, मतलब सीएबी यानी ये एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ऑब्वियसली जब ये 30 है ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल, ये जो एंगल सी होगा, बचा हुआ एंगल ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये जो बचा हुआ एंगल है ये ऑब्वियसली क्या कहलाएगा बच्चा, ये जो ट्राइंगल है आपका एबीसी, इसमें अगर देखोगे आप ध्यान से, ठीक है, थोड़ा वीडियो बढ़ा लेना क्वालिटी उसकी, तो एंगल जो मेरा सी है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये ट्रायंगल क्या बनेगा, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल एबी में एबीसी 90 डिग्री है, सीएबी जो है वो 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली जो बीसीए यानी ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज द रिमेनिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख दिया कि बीसीए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम का प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी इसके पहले भी कराया हुआ है। तो अगेन क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब 30 के अपोजिट में जो साइड है यानी BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस कौन है, AC, तो हाफ ऑफ 14 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो गया। उसी प्रकार साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, AB, तो AB इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस जो कि AC है, तो AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ AC। अब इसमें AC का वैल्यू पता है ना 14 दिया हुआ है, तो बस AC की जगह पे 14 डालो, तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 14, तो ये आ गया BC का वैल्यू 7। वैसे ही AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ 14, तो 2 7 14 रहेगा, 7 √3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से देखो 30 60 90 के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कितने सारे पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक पूछने के चांसेस अगेन बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है मेरे पास, इसमें एक लाइन है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर एक डायगोनल है, तो कहीं ना कहीं ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, रेक्टेंगल है एबीसीडी नाम का, क्या है इस फिगर के अंदर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल, इसमें AB का वैल्यू 5 है, यहां पे दे रखा है AB का वैल्यू 5 है, ये साइड का AB 5 है, AC का वैल्यू देखो है AC, ये पूरा डायगोनल दिख रहा है, ये AC का वैल्यू 13 है, हमें पूछा है BC निकालो, तो BC कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल को कंसीडर करो जिसका नाम है ABC, मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ये ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जिसमें ये आपका 90 डिग्री होगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, दैट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, तो लगा सकते हो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसमें AB का वैल्यू आपको पता है ना, AB का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर, BC का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, तो BC का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस का 13 है, 13 का स्क्वायर सॉल्व कर लोगे, पाई का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर वैसे का वैसे 13 का स्क्वायर 169 इधर रहेगा, 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आया, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरीके से यहां पे भी हमने आंसर निकाल दिया, आप देख सकते हो कितना इजी।
ठीक है, क्लियर है? देख सकते हो ऐसे अगर टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो, बस आपको मेहनत करना है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अगेन एक ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको बोल रहा है कि एम एन के मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री दे रखा है, और साथ ही में बोल रखा है कि एंगल एम जो है 45 डिग्री है। तो ये रहा आपका एंगल एम और ये 45 डिग्री है। मुझे बताओ कोई ट्राइंगल के अंदर अगर एक 90 है दूसरा 45 है तो तीसरा बचा हुआ कितना रहेगा, वो भी 45 रहेगा, वो भी क्या रहेगा 45 रहेगा। तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। तो ये 45 ये 45 90, तो मतलब ये ट्रायंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये बोल सकता हूं, इसमें आपको पूछा है फाइंड mn का वैल्यू और kn का वैल्यू। तो mn मतलब ये पूरा साइड mn और ये nk या फिर kn बोल लो, यानी ये साइड और ये साइड का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली क्या बोल रहा है इसमें कि इन ट्रायंगल mn के 90 है, आपका एंगल m 45 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं जो बचा हुआ एंगल k है वो भी कितना हो जाएगा 45 होगा, बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल mnk। अब जैसे मैंने बोला देखा यहां पे कि ट्रायंगल mnk जो है ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, तो मैं बाय थ्योरम ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम लगा रहा हूं। तो मुझे पता है कि एक फॉर्मूला है, जैसे 30 का क्या था साइड अपोजिट टू 30 का क्या था 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, वैसे वो क्या था साइड अपोजिट टू 60 क्या था √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो उसी में मैंने बताया था कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री अगर आता है तो वो होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो इसमें भी साइड अपोजिट टू 45, तो ये 45 एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो क्या है kn, तो kn का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस जो कि है mk। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे mk, तो mn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 ऑफ mk, ये फॉर्मूला बनेगा। और सेम यहाँ पे भी 45 है, इसके अपोजिट में जो साइड है जिसका नाम है mn, ठीक है। हाँ पहले तो ये mn का बन गया, तो mn इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ mk हो जाएगा, हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा ना mk। वैसे ही ये जो kn है इसके अपोजिट में kn है ना kn, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, तो kn इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ mk। अब mk का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो mk जगह 6 लिख दिया 1/√2 ऑफ 6, तो 1/√2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 होता है, √3 × √3 √2 कैंसल, तो 3√2 आ जाएगा। mn का वैल्यू √3 आ गया, kn का वैल्यू भी √3 आ गया। ऑब्वियसली ये भी साइड अपोजिट टू 45, ये भी साइड अपोजिट टू 45 है, ठीक है। तो ये दोनों का साइड का ऑब्वियसली जो लेंथ आएगा या फिर जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, इक्वली आता है, ठीक है। करेक्ट है, क्लियर है, ओके है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है mn इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ 6 ना, तो 6 को कैसे लिखते हो आप 3 × 2 लिखते हो, ठीक है। अब 2 को कैसे लिख सकते हो √2 × √2 लिख सकते हो, तो 1√2 कैंसल, बचेगा यहाँ पे 3 और √2, तो इस तरीके से 3√2 आया जो कि mn का वैल्यू भी है और ये mn का वैल्यू भी है और kn का वैल्यू भी है, दोनों का वैल्यू सेम है, mn ले लो kn ले लो, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। समझा, क्लियर है, ओके आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन है, चलो फटाफट से देखेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कर रहा हूं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, देखो अभी तक तो 8 ही क्वेश्चन हुए, कितने सारे कराने और बाकी है, लगभग और कम से कम 15 के ऊपर एग्जाम्पल और कराने बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है LMN नाम का, ठीक है, एक ट्राइंगल है LMN नाम का जिसमें L का वैल्यू, ये देखो L का वैल्यू है 5, ठीक है, M का वैल्यू 13 है, n का वैल्यू 12 है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू शो दैट वेदर द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। मतलब हमें ये पूछा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं वो पता लगाओ। तो सबसे पहली बात यहां पे अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल LMN में, ठीक है, अगर आप ट्रायंगल LMN में की बात करेंगे तो L आपका 5 दिया हुआ है, M 13 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, n 12, तो लिख दिया, बॉक्स बनाया था तो मैंने लिख दिया 12, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पूछा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो पहली बात तो हमको एक चीज पता है कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल तब होगा जब कोई एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड होगा, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि पहले मैं L का स्क्वायर निकालता हूं, तो L का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 आया। उसके बाद अगले नंबर M का स्क्वायर निकालूंगा, तो M का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर जो कि 169 आ गया, और तीसरा नंबर N का स्क्वायर निकालूंगा यानी 12 का स्क्वायर 144 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास तीनों नंबर का स्क्वायर है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली 169। तो ये जो M का स्क्वायर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो दोनों के L और N के प्लस करके बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, L का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर होना चाहिए। तो L का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर किया यानी ये 25 प्लस 144, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया यानी L का स्क्वायर और N का स्क्वायर किया, तो 25 प्लस 144 होना चाहिए 169। ये 169 आ रहा है और ऑलरेडी M का स्क्वायर भी 169 है, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि L का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, M का स्क्वायर, ठीक है ना। L का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इज इक्वल टू M का स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर M स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया,
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करोगे तो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्वियसली इस तरीके से आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं और अगेन जैसे मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की। अब देखो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको समझो। यहां पे आपको सर्कल दिख रहा है, यहां पे बोल रहा है टू कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, प्रूव द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे पहली बात तो एक थ्योरम प्रूफ करना है इन शॉर्ट। तो यहां पे जो सर्कल है जिसका सेंटर बी है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, जिसमें आर्क है एपीसी नाम का। तो ये ए से लेके पी से लेके सी, ये आपको दिख रहा है आर्क, ये एपीसी नाम का आर्क है जिसमें ये पी है आपका, ठीक है। और दूसरा आर्क है आर्क डी क्यू ई, यानी डी से लेके क्यू से लेके ई, ये आपका डी क्यू ई है जिसमें ये आपका क्यू वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड एसी जो है, ये जो कॉर्ड एसी है और ये जो कॉर्ड डीई है या फिर ईडी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल जिसका नाम है दोस्तों ए बी सी, और एक और ट्रायंगल लूंगा जिसका नाम है डी बी ई। तो दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये जो साइड मेरा है जिसका नाम है ए बी, और इसके अंदर जो साइड है मेरा यहां पे डी बी, तो ये ए बी का साइड देखो, ये वाला साइड ए बी और ये वाला साइड इस ट्रायंगल का डीबी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइड ए बी और साइड डीबी कॉन्ग्रुएंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब दूसरा यहां पे भी देखो, ये साइड बीसी, इस ट्रायंगल का साइड बीसी और इस ट्रायंगल का साइड बी, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड बीसी कॉन्ग्रुएंट तो साइड बीई लिख दिया मैंने, और ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, लिख दिया। अब इसके अलावा आप अगर देखो तो ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल ए बी सी, ठीक है ना, ये जो एंगल होगा एंगल ए बी सी, और इसके अंदर जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल बी ई ए, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि भाई अगर उसके आर्क सेम है, क्योंकि यहां पे बोल रखा है ना कि का आर्क एपीसी एंड डीक्यूई, तो एपीसी जो आर्क है और डीक्यूई जो आर्क है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली उसके जो एंगल सबटेंड करता है, आर्क से जो भी एंगल सबटेंड करता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। मतलब मेरा एंगल एबीसी ये वाला एंगल और एंगल डीबीई यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, एक और साइड कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल भी, जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीई, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और वही चीज तो प्रूव करके दिखाना था यहां पे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और एक और चीज बताना है, तो साइड एसी जो होगा, जो बचा हुआ साइड दैट इज ये वाला साइड एसी, और साइड डीई, ये भी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूव करके हमें दिखाना था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से मेरा ये जो एसी है और ये जो डीई है, जो हमें प्रूव करके दिखाना था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो साइड एसी और साइड डीई एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। और अगेन मैं आपको बोल चुका हूं कि जितने भी थ्योरम्स है उसको अच्छे से कर लेना। एक वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है, जस्ट पहले अपलोड हुआ रहेगा, चेकआउट कर लेना। इसी वीडियो इसी चैनल के अंदर जस्ट आज ही अपलोड हुआ रहेगा। एक वीडियो ऐसा है जो आधे घंटे के अंदर आपको सारे थ्योरम को रिवाइज करा देगा। एक ऐसा वीडियो है, आधा घंटे का वीडियो है, पूरे सारे थ्योरम रिवाइज करा दूंगा। और अगेन मैं बोल रहा सारे थ्योरम्स कर लेना, क्योंकि थ्योरम्स कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं। कभी कभी क्या, लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब जितने भी थ्योरम्स आप कर सकते हो, जितने भी थ्योरम्स मैंने आपको बताए हुए हैं, नौशाद सर ने भी बताए हुए हैं, वो सारे थ्योरम्स को कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उन्हीं के बेस पे एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस में पूछेगा ही पूछेगा, ये गारंटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट चलेंगे। अब ये क्या है, अगर आप देखोगे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन जो भी है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें कॉर्ड पीक्यू और कॉर्ड आरएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्ड पीक्यू दिख रहा है आपको कहीं पे, ये दिख रहा है आपका कॉर्ड पीक्यू, ये आपका कॉर्ड पीक्यू है। और दूसरा कौन सा कॉर्ड बोला, कॉर्ड आरएस, यानी ये वाला कॉर्ड जो है आरएस है। तो एक पीक्यू कॉर्ड हो गया, एक आरएस हो गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट टी पे। तो ये मेरा पॉइंट टी है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें बोल रखा है कि मेजर ऑफ एंगल एच टी क्यू, यानी जो एच टी क्यू का जो वैल्यू है, एस टी क्यू, यानी ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं, यानी ये वाला जो एंगल है, इन्होंने बोल रखा है कि वो क्या है, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस आर्क एस क्यू। यानी कि ये जो एंगल है ये क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एच टी क्यू क्या होगा, दैट इज हाफ पी आर, यानी पी से लेके जो आपका आर है ये वाला, ये जो आर्क है ना ये वाला रहेगा, प्लस आर्क एस क्यू, यानी ये प्लस ये रहेगा। तो आपको पता ही है, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है अगेन, ठीक है। ध्यान में रहेगा, थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरनल डिवीजन हो रहे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एंगल एच टी क्यू जो रहेगा मेरा, देखो एच टी क्यू जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा,
जो मेरा एंगल एस पी क्यू है, यानी ये जो एंगल है, और दूसरा एंगल पी एस आर, यानी ये वाला जो एंगल है, मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल को मिला दोगे, ये एंगल आएगा बिकॉज ऑफ द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के हिसाब से ये जो एंगल है मेरा एंगल एस पी क्यू, ये वाला, ठीक है ना, एस पी क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है पूरा, और पी एस आर, यानी ये पूरा दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो दोनों को मैं प्लस करूंगा तो वो टोटल एंगल किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज एस टी क्यू के बराबर, इस एंगल के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एंगल एस पी क्यू की, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एस पी क्यू की जब मैं बात कर रहा हूं, एस पी क्यू की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ द आर्क क्यू एस या फिर एस क्यू। हमारा फॉर्मूला है ना कि जो भी एंगल बनता है उस एंगल के सबटेंड में जो भी आर्क होता है वो उसका वैल्यू बराबर होता है, तो एंगल जो एस पी क्यू का जो है वैल्यू वो हो जाएगा हाफ ऑफ आर्क एस क्यू, और सेम पी एस आर के लिए भी अगर आप देखो पी एस आर के लिए भी ये हो जाएगा, ये एंगल किसके लिए हो जाएगा, पी आर के लिए हो जाएगा, तो हाफ ऑफ आर्क पी आर, तो इन दोनों का प्लस कर लो, तो कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बनाता है हमारा। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है ना, एंगल इंस्क्राइब होता है तो आर्क जो होता है एंगल के बराबर होता है, ये आपको पता ही होगा, हाफ ऑफ द आर्क ऑफ बराबर होता है, तो एंगल जो होता है वो होता है हाफ ऑफ द आर्क, दैट इज आर्क सबटेंडेड जो होता है इंस्क्राइब एंगल में। तो मेजरमेंट एंगल एस टी क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज हाफ हो जाएगा, इसमें आर्क एस क्यू प्लस हाफ दोनों में कॉमन है, हाफ बाहर, आर्क एस क्यू बचा, आर्क पी आर बचा, तो ये हमारा प्रूफ करना था, तो ये इस तरीके से हमने ये चीज को प्रूफ करके दिखा दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसको अच्छे से लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो फास्ट जाएंगे, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे, एक्टिविटी बेस में फटाफट देख लेंगे। फिर क्या बोल रहा था, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, प्रूव द रिजल्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें रिजल्ट प्रूफ करना है एक्टिविटी को करके। तो यहां पे बोल रखा है कि एंगल एबीसी जो है, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे एंगल एबीसी, ये एक इंस्क्राइब एंगल है जिसमें सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये इंस्क्राइब किसमें हो रहा है, सेमी सर्कल में हो रहा है, जिसका सेंटर क्या है, एम है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल एबीसी है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नॉट ट्रायंगल, राइट एंगल है एबीसी, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि सेगमेंट एसी जो दिख रहा है वो एक डायमीटर है। ठीक है, अब उसके हिसाब से मेरा जो आर्क एसी रहेगा, ए एक्स सी, ए से लेके एक्स से लेके सी जो रहेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो आर्क रहेगा ये पूरे आधे सर्कल पे बना हुआ है, मतलब सेमी सर्कल पे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कितना डिग्री रहेगा, 180 डिग्री पे रहेगा, बिकॉज वी नो द सेमी सर्कल आर्क कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब आर्क एएक्सी जो है ये इंटरसेप्टेड किससे हो रहा है, बाय द इंस्क्राइब एंगल। अब देखो ये आर्क जो है एएक्सी, उसमें से एंगल सबटेंड कौन सा हो रहा है, एंगल एबीसी हो रहा है, तो एंगल एबीसी से वो आर्क क्या हो रहा है, इंस्क्राइब एंगल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा एंगल एबीसी का जो वैल्यू रहेगा वो हाफ हो जाएगा इस आर्क का। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, अभी पढ़ा। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में क्या बोलता है कि भाई एंगल का अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो एंगल एबीसी जो हो जाएगा इस आर्क का हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ द आर्क एएक्सी। तो आर्क एएक्सी का वैल्यू मैं जानता हूं 180 है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज 90, तो 90 डिग्री आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा एंगल एबीसी, ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर, देख सकते हो आप कितना इजी है। ओके है, चलो ओके, ठीक है, आगे बढ़े। देखो बहुत मेहनत हो रहा है दोस्तों आपके लिए, तो प्लीज जितना हो सके वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, जितना हो सके आपके 10वीं के फ्रेंड्स को हमारे सारे वीडियो, जो भी आप वीडियोस हमारे देख रहे हैं ना, उनको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो मेहनत किया जा रहा है ना ये वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको हर एक 10वीं के बच्चे तक ये वीडियो को पहुंचाना पड़ेगा। और बल्कि सिर्फ ये वीडियो नहीं, हमारे सारे वीडियो जो जो हम मेहनत करके आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उन सभी बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। दिट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं आप चीज करोगे ना, पक्का यकीन है करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आप देखोगे क्या बोल रहा है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल इन द फिगर। ठीक है, यहां पे एक फिगर है, सर्कल है, इसमें ओ मेरा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहां पे बोल रहा है माइनर आर्क बताओ। आप ऑब्वियसली देख के बता दोगे माइनर आर्क कौन सा है। तो यहां पे पूरे सर्कल में एक छोटा सा आर्क है जो कि ए एक्स और बी। ठीक है, दिस इज ए एक्स और बी। तो मैं लिख दूंगा कि नेम ऑफ द सर्कुलर आर्क जो माइनर आर्क है वो है ए एक्स बी। अब इसका एंगल कितना होगा, तो मुझे बताओ कि अगर ये आर्क जो है आपका, ये जो आर्क है आपका, ठीक है, ये जो होगा इसका एंगल जो सबटेंड कर रहा है दैट इज ओ पॉइंट पे, यहां पे 100 डिग्री है, तो ये भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते ही हो, दिस इज द मेथड। ठीक है, मेजर आर्क क्या है, तो सबसे बड़ा आर्क जो दिख रहा है यहां से ए से शुरू हो रहा है और यहां पे y पे जा रहा है और y से जा रहा है यहां पे b पे खत्म हो रहा है, तो दैट इज ए वाई बी। तो हमारा मेजर आर्क क्या हो गया, ए वाई बी, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे पता है। तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है, जिसमें से ये माइनर आर्क का वैल्यू है 100 डिग्री। तो 360 माइनस 100 कर दोगे तो कितना बचेगा, 260 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखो आ गया, दैट इज ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे 2-2 मार्क्स के कैटेगरी में, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरूर से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, बहुत मजेदार। अब जरूरी नहीं है ना एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी बेस्ड तो मैं करा ही रहा हूं,
लेकिन हो सकता है ऐसे सेम क्वेश्चंस आपको कहीं और पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे केस में अलजेब्रा में ये हुआ कि मैंने जो एक्टिविटी में बताया था वो कहीं और पूछ लिया, मतलब 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछ दिया। मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स बताया था, आपको याद होगा मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बताया था कि जीएसटी आयन हैज अ डैश अल्फा न्यूमेरल्स, तो मैंने बताया था 15 होते हैं, तो वो आपको वन सेंटेंस में पूछ दिया कि जीएसटी आयन हैव हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल्स। तो देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो मैं जिसमें पढ़ा रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2A में आएगा मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसमें एक्टिविटी बेस में आएगा बोल रहा हूं, तो ये जो एक्टिविटी बेस सॉल्व तो करा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 2A में आ जाए। हो सकता है एज ए सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन 2B में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है बच्चा। तो कोई चीज की गारंटी नहीं होती कि कहां आ जाए, लेकिन आएगा इसी के जैसा आएगा, ये एक चीज की गारंटी होती है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो ये सभी एग्जांपल्स को, और जितना हो सके हमारे लेक्चर्स देख के सारे कंसेप्ट को, प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सेट के खासकर सारे एग्जांपल्स, उड़ान बैच में जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन बैंक के हमने कराए वो सारे एग्जांपल्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे भाई, अलजेब्रा में जैसे 40 में से 40 बहुत अच्छे बोल रहे हैं, वैसे ज्योमेट्री में भी निकाल पाओगे, गारंटी है। ठीक है, तो उतना लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उतना मेहनत करना है, उतना समझना है, उतना प्रैक्टिस करना है, तब जाके मिलता है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता त्याग मांगता है, और सफलता पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बाकी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना है आप लोग को। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, MRPN जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल R का वैल्यू है 5x - 13। तो मैंने रफली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखता है। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल R आपको दिया है, मतलब ये एंगल R आपको दिया है 5x - 13 और एंगल N आपको दिया है 4x - 4। ठीक है, इसमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड N, तो आपको एंगल R का और एंगल N का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई क्वाड्रिलेटरल MRPN इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, साइक्लिक अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक स्क्वायर आर सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब प्लस करके 180 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल R है इसके अपोजिट में एंगल N है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल R का वैल्यू है 5x - 13 और एंगल N का वैल्यू है 4x + 4, यानी ये प्लस ये हो जाएगा। अब इसमें x वाले को साथ में रखो, 5x + 4x हो जाएगा 9x, और वैसे ही 13 - 13 + 4 हो जाएगा आपका -9। तो ये हो जाएगा 9x - 9 इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लूंगा तो 9x इज इक्वल टू 189, तो आपका x का वैल्यू आ गया 21। x का वैल्यू आपने 21 निकाल दिया। ठीक है, x का वैल्यू आपने 21 निकाल दिया। अब मुझे चाहिए एंगल R का वैल्यू और एंगल N का वैल्यू। तो एंगल R क्या है 5x - 13, जिसमें x के जगह पे 21 पुट करोगे, तो 5 × 21 - 13 करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ गया 92। ठीक है, तो एंगल R का वैल्यू कितना आ गया, एंगल R का वैल्यू आ गया 92। उसी प्रकार एंगल N का है 4x + 4, जिसमें x के जगह पे 21 पुट करोगे, तो 4 × 21 + 4 यानी 84 + 4 दैट इज 88। तो सेकंड एंगल आपका जो कि एंगल N है उसका वैल्यू आ गया 88। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगेन एक सजेशन के तौर पे बोलूंगा, जितने भी आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में उसको एक बार रेफर कर लेना। सॉल्व्ड एग्जांपल, जी हाँ सॉल्व्ड एग्जांपल। वैसे तो मैंने हर सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल कराए हैं, लेकिन बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व करके दिए होते हैं, और एक्टिविटी के फॉर्म में भी दिए होते हैं ना। आपके पता है टेक्स्ट बुक के अंदर खोलोगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज बने हुए होते हैं, तो वो एक्टिविटीज बेस वाले क्वेश्चंस भी डायरेक्ट उठा के पूछ देते हैं। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, करेगा, ठीक है, चलेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A -1, 1, तो कहीं ना कहीं आपको देख के आइडिया लग जाएगा, डिस्टेंस पूछा है मतलब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A -1, 1 है कॉमन पॉइंट्स, और B का है 5, -7। तो ये A का कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा आपके लिए x1, ये y1, ये होगा आपके लिए x2 और ये y2। ठीक है, तो आपको पता ही है अगर आपको डिस्टेंस पूछा है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है आपके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 10 बार बोला कि मैंने एक वीडियो बना के दिया है मैथ्स का, सर्च करो, अभी 10 दिन पहले वीडियो गया होगा कि 10th मैथ्स ऑल फॉर्मूला एंड कंसेप्ट लिप। उसमें सारे मैथ्स के फॉर्मूले, सिमिलैरिटी के, फिर पाइथागोरस थ्योरम के, उसके अलावा सर्कल के, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में तो खैर फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मैंने कवर कराए हैं। वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, भगा के 2x स्पीड पे देखना, लेकिन देखना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, जिससे आपको रिकॉल करने में काफी हेल्प हो जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, जिसमें x2 - x1, तो x2 क्या है मेरे लिए 5 है, x1 कितना है 1 है, तो 5 - (-1) 5 + 1 हो गया। वैसे ही y2 - y1 यानी -7 - 1, तो -7 - 1 दी होल स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, कितना आ गया 36 आ गया। फिर -7 - 1 -8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को प्लस करूंगा 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकाल लो 10 आ जाएगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, तो वो आ गया 10 यूनिट। सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, नहीं दिया है तो यूनिट लिख देना, 10 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ये इजी था ना, इस प्रकार से चीजें करनी है, करेक्ट। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग
पॉइंट ए बी ए का सॉरी -1, 1 है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये b का x2 y2 दिया हुआ है। अब आपको कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मुला अप्लाई करना है। मिड पॉइंट फॉर्मुला क्या था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मुला है आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मुला है, ठीक है। तो जिसमें आपको x1 y1 x2 y2 वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बस उठा के डाल दो उसके अंदर, ठीक है। तो x1 -1 है, x2 +5 है, ठीक है, -1 और ये +5, तो डाल दिया -1 + 5 / 2, 1 + -7 / 2, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी था, विद इन चुटकी बजाया और आपका आंसर आया। एक्टिविटी बेस में तो आएगा, लेकिन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा जाए। तो चाहे सेक्शन फार्मूला हो, मिड पॉइंट फार्मूला हो, आपका सेंट्रॉइड फार्मूला हो, डिस्टेंस फार्मूला हो, ये सारे फार्मूलेस के बेस पे जो जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं प्रैक्टिस सेट के, वो सारे एग्जांपल्स को लर्न कर लेना, प्रॉब्लम सेट में सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना, बस उसी में से आएगा। और प्रैक्टिस सभी तो नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना तो समय है भी नहीं सब चीज को प्रैक्टिस करने का, लेकिन कम से कम 2-2 3-3 एग्जांपल अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं आपको बोलता हूं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने आता है ना, तो आप बाकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि वो लगभग उससे सिमिलर ही होते हैं। तो ये चीज फायदा होता है आप लोग का। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। देखो 15वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ो, और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा एक्टिविटी बेस में, तो ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, देखो, इफ sec θ + tan θ = √3, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec θ - tan θ। तो आपको sec θ - tan θ का वैल्यू निकालना है। तो मुझे को दिया क्या है, sec θ + tan θ। तो sec θ कहां गया, हाँ एक्टिविटी, ये आपको दिया हुआ है। आपको एक फंडा पता है, जो 3 आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं, एक sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, वैसे एक फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं 10 को इधर लेके आ जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये है आपका sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको a मान लूं, इस sec स्क्वायर थीटा को मैंने a मान लिया, tan स्क्वायर थीटा को मैंने b मान लिया, तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a + b a - b होता है। यानी sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं sec थीटा + tan थीटा, और एक बार sec थीटा - tan थीटा। तो मैंने लिखा sec थीटा + tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा - थीटा और = 1, तो पहले से ही था, ठीक है। अब मुझे sec थीटा + tan थीटा इन्होंने दे रखा है कि sec थीटा + tan थीटा का वैल्यू जो है वो √3 है। यानी इस sec थीटा + tan थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया √3, और ये sec थीटा - tan थीटा तो ऑलरेडी है, = 1 है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए sec थीटा - tan थीटा का, तो ये √3 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कितना इजी होता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे बच्चा, तो क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो यही सब चीजें हैं यार, मैं अकेले आपको बार बार बोल रहा हूं, और सजेशंस तो आपको दे ही रहा हूं कि करना क्या है। आपको सबसे पहले तो जितने भी उड़ान बैच के वीडियोस है हर चैप्टर्स के, वो देखने, उसमें मैंने सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को वापस से कराया था। क्योंकि हम उड़ान बैच में कैसे पढ़ाते थे, अगर आपको याद होगा, तो हम स्टार्टिंग में एमसीक्यूज कराते थे, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराते थे, फिर 2 मार्क्स की एक्टिविटी कराते थे, फिर 2 मार्क्स के सॉल्व करने वाले कराते थे, फिर 3 मार्क्स की एक्टिविटी, फिर 3 मार्क्स से सॉल्व करने वाले, फिर 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसमें 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के हॉट क्वेश्चन, वो सारे उसमें कवर हो जाते थे। तो वो उड़ान बैच के सारे 7 के 7 वीडियो, 7 चैप्टर्स के, वो अगर आप 2x की स्पीड से तो मत देखो, एटलीस्ट 1.5 की स्पीड से देखो, और उसको साथ में प्रैक्टिस कर लो। भाई मैं आपको बोलता हूं लगभग 50-60% प्रॉब्लम आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका टेंशन आ रहा है ना मैथ्स टू ज्योमेट्री का, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी का काम जो हम लोग अभी जो रिसेंट में इतने सारे वीडियोस जो आपको दे रहे हैं ना, वो सब देखिए आपका आधा टेंशन खत्म। और जहां जहां दिक्कत है, जहां जहां कौन से चैप्टर में दिक्कत है, उसके लिए तो हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस तो प्रेजेंट है, उसको आप 1.5-2x स्पीड पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, 1 प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है मेरा cos स्क्वायर थीटा। मैंने ले लिया ये cos स्क्वायर थीटा, और ले लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे पता है कि ये जो cos स्क्वायर थीटा है और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, बिकॉज़ वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला। तो मेरे को पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इस 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने sec स्क्वायर थीटा लिखा, और ये cos स्क्वायर थीटा है। अब cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर थीटा जो होगा, ये दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों को, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा करके दोनों को ब्रैकेट करके स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है cos ही रहेगा, लेकिन sec का मतलब होता है 1/cos, तो sec का मैंने 1/cos लिख दिया, cos गेट कैंसिल, 1 बचा, 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये आ गया आपके राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि है 1, तो 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड करके लिख देना, खत्म कहानी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इतना आपके लिए कर पा रहे हैं। देखो 17 एग्जाम्पल करा चुका हूं अब तक, और ये इसलिए लिख के रखा था बहुत सारे आंसर कि सिर्फ मुझे बताना हो कि कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद से सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो जो अब तक 45 मिनट्स का बना है, ये अभी तक 1.5 घंटे का बन चुका होता। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम लूं, क्योंकि अब समय है आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने का भी, क्योंकि आपका एक एक समय कीमती है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम उसमें प्रैक्टिस में देना है। और इसीलिए मैं जितना हो सके वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूं, ताकि आप इसको वीडियो को फटाफट 1.5 की स्पीड पे देख के खत्म करो और फटाफट से इसको प्रैक्टिस करो। बस यही मैं चाहता हूं, और कुछ नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और कुछ क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है। देखो और एक क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ज्यादा इजी होता है लेफ्ट हैंड साइड लेना। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में से अगर मेरे को कॉमन निकालना है, तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टेन स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर ले लिया, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा ही बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? वन। ऑब्वियसली इसके पास क्या बचेगा? वन बचेगा, बीच में है माइनस, लिख दिया। अब इसके पास अकेले के पास साइन स्क्वायर थीटा था, अकेले के पास क्या था? साइन स्क्वायर थीटा था। अब इसमें से भी टेन स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकल रहा है, मतलब इसकी डिवाइड में भी टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, ताकि ये हमारा ऐसा बन सके। क्योंकि अगर टेन स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा यहां आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 और ये 10 कट होके अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इन शॉर्ट क्या किया है? टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दिया है। तो टेन स्क्वायर थीटा जब कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बच रहा है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक है, क्या बचेगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि टेन स्क्वायर थीटा जो मैंने कॉमन निकाला, तो वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं वैसे ही लिखता हूं सेम टू सेम ऊपर, लेकिन ये टेन नीचे वाला जो टेन स्क्वायर थीटा है, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यानी मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जो टेन स्क्वायर थीटा था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वन माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वन, और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचेगा? वन माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और वन माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज़ वी नो द फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ऑब्वियसली मेरा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी पूरे का वैल्यू जो है ये वन माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा जो कि आपका राइट हैंड साइड है, tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आप देख सकते हो कितना इजी और कितना बेहतरीन तरीके से ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए जाते हैं। करेक्ट है। तो देखो अगेन ज्यादातर अगर आप पिछला पेपर भी अगर आप देखोगे, ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, चाहे 2 मार्क्स का हो चाहे 3 मार्क्स का हो, सबसे ज्यादा जो मैंने देखा यहाँ पे, अगर आप देखोगे पिछले साल का भी पेपर, ये देखो ये भी कराऊंगा मैं ये वीडियो के एंड में पिछले साल के भी 1-2 एग्जाम्पल करा देता हूँ, जो ऑलरेडी उड़ान बैच में कराया था लेकिन फिर भी करा दूंगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की चीजें पूछी हुई है। अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। तो यहाँ पे ये किसमें पूछा है? क्वेश्चन 2A में पूछा है, मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछा है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3A में मैं नजर डालता हूं, अगर जो एक्टिविटी बेस में आता है, तो क्वेश्चन 3A में भी आप देखोगे तो एक आपका एंगल बाइसेक्टर का और दूसरा आपका थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ऑलरेडी मैंने थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन का कॉस्ट का मैंने बता दिया, तो ऑलरेडी सेम ही टाइप का एग्जांपल आया था। अभी मैंने जो प्रैक्टिस कराया कुछ देर पहले सर्कल चैप्टर का, जब मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कराया ना, जब करा रहा था, तो उसमें एक था ना, एक सर्कल के अंदर थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन हो रहा था। तो सेम वही एग्जांपल्स है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी होता है। ओके चलो, अब ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो 19th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? टू प्रूव करना है cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा है प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले cot थीटा और tan थीटा को मैं एज ए ले लूंगा LHS। तो cot थीटा प्लस tan थीटा ले लिया। मेरे को पता है cot मतलब क्या होता है? cos अपॉन sin। तो cot लिख दिया cos थीटा बाय sin थीटा, और tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, तो वो लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्लस होगा। तो अब मैं क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। cos मल्टीप्लाई बाय cos, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin मल्टीप्लाई बाय sin, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब सभी लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया, और नीचे sin थीटा cos थीटा है। तो ये एक बार मैं 1 अपॉन sin थीटा को अलग करता हूं, 1 अपॉन cos थीटा को अलग लिखता हूं। तो 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, cosec मल्टीप्लाई बाय sec थीटा वही आपका RHS है। देखो cosec मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमने, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको पता है कि cot मतलब क्या होता है, tan मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले पता है, तो भाई कोई भी एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में पूछ ले आप उसको सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूले एंड हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल। और ज्यादातर प्रूफ दैट ही आता है, आपको पता ही है। तो प्रूफ दैट तो यू सॉल्व होता है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल प्रूफ दैट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलेस को लर्न करने पड़ेंगे, और आपका दिमाग चलना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहां पे आया तो cot थीटा प्लस tan थीटा, तो cot मतलब क्या होता है? cos अपॉन sin होता है, वो लगा मेरा दिमाग, तभी तो लिखा। tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, तो वो लगा। फिर उसको मैं क्या कर सकता हूं? cos इंटू cos करके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू sin करके sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो लिख के इन दोनों को सेपरेट करके 1 अपॉन sin बना। ये दिमाग लगना चाहिए, कंसेप्ट लगना चाहिए, तब जाके आपको सॉल्व कर पाओगे ना। तो वो चीज है, उस चीज को समझो बच्चा, ठीक है? जब तक ये चीज दिमाग में नहीं आएगा तब तक आउटकम नहीं आएगा। क्लियर?
समझ में आ गया है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ टू सिलेंडर, देखो ये मेंसुरेशन, ठीक है, लास्ट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे तो चांसेस कम होते हैं कि लास्ट वाला चैप्टर जो है मेंसुरेशन वाला, उसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की एक्टिविटी पूछा जाए, लेकिन पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे क्या क्वेश्चन है कि 2 सिलेंडर है जिसकी हाइट इक्वल है और उनका जो रेडियस है वो 7:5 के रेडियस में। तो मान लो 2 सिलेंडर मैंने बना रखा है, देखो एक ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 है और हाइट h है, इसकी सिलेंडर की रेडियस 5 है और हाइट h है, मतलब दोनों की हाइट सेम है लेकिन रेडियस 7 और 5 अलग अलग दिया हुआ है। अब हमको क्या बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो किसका है? सिलेंडर का। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, मैंने आपको बताया था, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, ये सभी का, स्फीयर, हेमिस्फीयर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे आपका वॉल्यूम हो, चाहे आपका उसका कर्व सरफेस एरिया हो, ये सभी का अगर आपको फॉर्मूला पता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सब चीज अगर याद है तो आप अप्लाई कर दोगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर है, सभी लोग को पता है, जिसमें पाई डाल दोगे, आर का वैल्यू डाल दोगे, स्क्वायर डालोगे। लेकिन इसमें यहां पे क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, रेशियो कैसे निकालूंगा, मेरे पहले वाले सिलेंडर का जो रेशियो निकलेगा, देखो यहां पे लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 C1 लिखा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू h, क्योंकि हाइट तो सेम है तो h तो सेम रहेगा h, और नीचे वाले का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 का रहेगा पाई R2 स्क्वायर इंटू h। तो यहां पे h और h सेम है तो h और h कट गया, पाई और पाई सेम है तो कट गया, लेकिन बचा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो R1 का वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू है, तो 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, यानी 49 अपॉन 25 मेरा रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले सिलेंडर के, स्पीयर के, इवन आपके फ्रस्टम के, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बकेट वाला, फ्रस्टम वाला ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द रेडिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम, देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्रस्टम शेप्ड बकेट। कहीं पे भी बाल्टी का एग्जांपल देखो आता ही आता है, बाल्टी का एग्जांपल। तो बाल्टी जो होती है ना, आपका जो घर में बाल्टी होती है, वो बाल्टी का जो शेप होता है उसको फ्रस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रस्टम। तो फ्रस्टम शेप का बकेट है जिसका बड़ा वाला जो सर्कल रहेगा, जो ऊपर रहता है जनरल तौर पे, वो 14 सेंटीमीटर है, और जो नीचे सर्कल रहता है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ बकेट 30 सेंटीमीटर दिया है, हमें पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट, मतलब कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम पूछा हुआ है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि कितना लीटर पानी आएगा उस बाल्टी में, मतलब वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो इसमें मुझे रेडियस 1 R1 पता है, जो बड़ा वाला रेडियस है 14, रेडियस 2 7 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ बकेट यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ये फॉर्मूला इसको बाय हार्ट कर लेना। फ्रस्टम के 2 फॉर्मूले, स्लैंट हाइट के फॉर्मूले, वॉल्यूम के फॉर्मूले, ये भाई आता ही आता है, याद रख लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेना होता है, हमेशा याद रखना। R1 का वैल्यू 14 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट 30। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो इस प्रकार से 22/21, इन सभी को मल्टीप्लाई किया, फिर इन सभी को मल्टीप्लाई किया, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 14 7 98 इंटू 30, इन सभी को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 10.780। मतलब जो आपका बाल्टी है, जो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, जो फ्रस्टम वाला बाल्टी है, ये बाल्टी कितने का है, कितना लीटर पानी उठा सकता है, 10.780, मतलब लगभग 10.5 लीटर से ज्यादा पानी इस बाल्टी के अंदर जो है वो आ सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, और एक एग्जांपल कराता हूं। देखो और एक एग्जांपल है, क्या बोल रहा है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम। अगेन फ्रस्टम का आया, मतलब चांसेस होते हैं ना फ्रस्टम के अच्छा खासा आने की, चाहे एक्टिविटी में आए, चाहे डायरेक्टली 2 मार्क्स 3 मार्क्स में सॉल्व करने आए, कहीं पे भी आ सकता है। तो याद रखना, फ्रस्टम क्या बोलता है कि द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फ्रस्टम आज 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, मतलब 2 रेडियस दिया हुआ है, एक 132 सेंटीमीटर रेडियस है, एक 88 सेंटीमीटर है। उसकी हाइट यानी h का वैल्यू 24 दे रखा है। हमें पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बोला था, स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सभी के वैसे तो सभी टाइप के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला याद रख लेना भाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L। दिस इज द फॉर्मूला। तो मुझे पाई R1 प्लस R2 तो पता है, R1 पता है, R2 पता है, सब कुछ पता है, पाई का वैल्यू भी पता है, लेकिन L नहीं पता। L क्या होता है, फ्रस्टम का स्लैंट हाइट। कोई बाल्टी अगर आप देखते हो, बाल्टी तो इस प्रकार की बाल्टी होती है, ठीक है, जिसमें ऊपर का रेडियस R1, नीचे का रेडियस R2, ये आपकी हाइट, ठीक है, और ये आपका स्लैंट हाइट होता है L। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अलग होता है, तो स्लैंट हाइट पहले निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। तो इसमें मुझे सारे वैल्यू पुट ऑन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो रेडियस 1 है, ठीक है, रेडियस 1 जो है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हाँ, इसका हम लोग को रेडियस नहीं दिया है, माफ करना, इसमें हमें सर्कमफरेंस दिया है। अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो सर्कमफरेंस 1 अगर निकालना है तो 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132 दिया रखा है। यहाँ पे इन्होंने रेडियस नहीं दिया है, माफ करना, मैंने गलती से रेडियस बोल दिया, लेकिन वो सर्कमफरेंस दिया है। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है ना, तो वहां से r निकल जाएगा, नहीं रेडियस निकल जाएगा। तो 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132, मतलब r1 इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया 21 सेंटीमीटर, रेडियस 1 मिल गया। उसी प्रकार सर्कमफरेंस 2 जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई r2 इज इक्वल टू 88 दिया हुआ है, तो 2 पाई r2 इज इक्वल टू 88, मतलब r2 इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू 22/7 करके सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया दूसरे रेडियस मिल गया जो कि हो गया 14। तो एक रेडियस 21 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में डाल दो जो कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, क्या है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 दी होल स्क्वायर। h का वैल्यू हमको दिया हुआ था कितना 24, डाल दिया h की जगह पे 24 का स्क्वायर, और r1 माइनस r2 मतलब 21 माइनस 14 दैट इज 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व किया अंडर रूट में ही ये पूरे को सॉल्व किया तो हमें मिल गया 576 प्लस 49, यानी कुल मिला के आपका आ गया आंसर 25 सेंटीमीटर। किसका आया, स्लैंट हाइट का। ये आपको l का वैल्यू आया, ठीक है, ये आपको l का वैल्यू आया, l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 आया, ठीक है, l का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 625। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फॉर्मूला है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r1 प्लस r2 की बात करो 21 प्लस 14 कर दूंगा, r1 और r2 का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय l का वैल्यू 25 है। कैलकुलेशन किया नॉर्मली तो आपका आंसर आ गया 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी उसका वैल्यू होगा यूनिट स्क्वायर जो भी है वो लिख देना। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके है। तो ये थे कुल मिला के लगभग 22 एग्जांपल, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो के एंड में आपको बोला था कि मैंने कुछ 2024 के जो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले करवाए हैं वापस से एक दो बार करवा देता हूं। चलो अब इसको मैं एंड करता हूं, सबसे पहले इसको एग्जिट करता हूं, ठीक है, यहां पे ध्यान देना क्या कर रहा हूं, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूं, चलो ठीक है, इसको एग्जिट किया। ओके, अब मैं एक नया फाइल ले रहा हूं, यहां पे मैं ना कुछ चीजें सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो अब एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपका क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट लेता हूं और मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2024 में एक्टिविटी में क्या पूछा था, देखो एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना हुआ है, देखो मैं रफली थोड़ा बताऊंगा। एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें आपको ये दिया हुआ है ए दिया है बी और ये दिया है आपको सी, इसमें आपको ये थीटा दे रखा है और आपको यहां पे बोल रहा है कि भाई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बॉक्स में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बिकॉज ऑफ द हाइपोटेनियस। ये आपका 90 डिग्री है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वो हो जाएगा दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, ठीक है, ये बोल रहा है। अब आपने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड किया किससे, एसी से, तो आप लिखोगे यहां पे डिवाइड बाय एसी बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड को एसी से डिवाइड किया, यहां पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अब इसको मैं एसी से डिवाइड करूंगा, यानी ए बी स्क्वायर के नीचे भी एसी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय एसी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बीसी स्क्वायर है, यहाँ पे बीसी स्क्वायर है, उसके नीचे भी आ जाएगा एसी स्क्वायर, और यहाँ पे है एसी स्क्वायर, इसके नीचे भी आ जाएगा एसी स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये एसी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन एसी, दोनों के पास स्क्वायर है तो एक कॉमन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे बीसी अपॉन एसी, दोनों के पास स्क्वायर है तो मैंने कॉमन स्क्वायर लिख दिया, और एसी स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा 1। तो ये एक तरीके से इक्वेशन उन्होंने बना के क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अब यहां पे उन्होंने मुझे सवाल पूछा है, मतलब आपको सवाल पूछा है क्या, ये पूछा है कि बट, यहां पे पूछा है कि बट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बॉक्स, और एक और चीज उन्होंने बोल रहा है कि बीसी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बॉक्स। तो मुझे बताओ क्या आएगा इस बॉक्स में। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, ये थीटा इन्होंने दे रखा है, ये आपको पता है। तो मुझे एक चीज पता है, अगर आपको साइन थीटा निकालना है, मान लो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ध्यान देना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था, साइन कॉस टेन का ओह आ ओ ए बताया था। तो साइन का मतलब क्या होता है, ओह, यानी ओ अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा ये रहा, इसके लिए अपोजिट कौन है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, 90 के अपोजिट वाला मतलब एसी, तो ए बी अपॉन एसी हो जाएगा साइन का वैल्यू। वैसे कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओ आ, कॉस का वैल्यू क्या होता है आ, यानी ए एच, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, बीसी है, ठीक है, बीसी है, और आ मतलब एच मतलब हाइपोटेनस एसी है, तो बीसी अपॉन एसी। तो यहां पे जो पूछा है कि बीसी ए बी अपॉन एसी का वैल्यू क्या आएगा, तो ए बी अपॉन एसी का वैल्यू आएगा साइन थीटा, मतलब इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। उसी प्रकार बीसी अपॉन एसी का वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो इस बॉक्स में आपको लिखना है कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। और फिर लास्ट में आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि ये ए बी अपॉन एसी का वैल्यू साइन थीटा है, तो ये पूरा साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हो गया, और इसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, प्लस ये बीसी अपॉन एसी क्या है, कॉस थीटा, तो यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इन शॉर्ट आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके दिखा दिया। देखो ये तो पूछा हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, देखो पेपर गिर गया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन पूछा था, ये इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सर्कल का नहीं है, क्या बोलते हैं,
मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत इजी है। देखो ये वाला दिख रहा है, दिखेगा तो नहीं वैसे आपको कैमरे में, क्योंकि कैमरा बोर्ड को जूम कर रहा है, इसको जूम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं। देखो अब मान लो ये पूरा आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैं रफली बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये ऐसा बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर एक सर्कल था, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक सर्कल था ऐसा, ठीक है, ऐसा एक सर्कल था, रफली बता रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, आप समझदार हो, इशारा काफी है समझदार को, ठीक है। ये एक सर्कल था और ये बाकी का जो पोर्शन है पूरा शेडेड था, इस प्रकार से शेडेड था, ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, शेडेड पोर्शन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इसमें आपको बोल रहा है, सबसे पहले देखो ध्यान देना, मैं जो आपको लिखा रहा हूं ना वो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स का स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहां पे जो स्क्वायर है उसका ए बी का वैल्यू, यानी ये ए, ये बी, ये सी और डी दिया है, और जिसमें ए बी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको निकाल रहे हैं। शेडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो मान लो अगर आपको पूरे पोर्शन का एरिया पता है और उसमें सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा हूं। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है मुझे पता, सॉरी स्क्वायर निकाल रहा हूं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है मुझे पता है, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर, साइड दिया हुआ है ना, ए भी इसका साइड है, चारों साइड सेम होता है स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 196। तो आपका आंसर कितना आ गया, 196 आ गया, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख देना यूनिट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के दिखाओ। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए उन्होंने बॉक्स बना के रखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू बॉक्स, ऐसा बॉक्स है उनका, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे पाई का वैल्यू पता है 22.7, रेडियस मुझे पता है ऑब्वियसली, इस सर्कल के लिए मुझे रेडियस बताओ कितना होगा, इस सर्कल के लिए रेडियस कितना होगा बताओ। तो ऑब्वियसली यहां पे उन्होंने दे रखा है रेडियस, दैट इज 7, ठीक है, यहां पे उन्होंने दे रखा है कि रेडियस 7 है। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 15, 154 बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास अभी फिलहाल में क्या मिल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। अब मुझे टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो स्क्वायर माइनस सर्कल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, देखो सब कुछ लिख के ही दिया है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना, यही तो फायदा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस पूरे का एरिया, यानी पूरे स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल के साथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के रखा है मैंने 196, माइनस एरिया ऑफ सर्कल अभी निकाला 154, 196 में से 154 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, देख लो भाई कितना होता है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है इसका आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कितना इजी है यार ये क्वेश्चन, देखो कितना इजी है, 2 में से 2 मार्क्स आपको देके जा रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत है, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, बस यही मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना था। ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, और उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करने के लिए। डेफिनेटली ये तो 7 मार्क्स जो होता है एक्टिविटी बेस का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 4 मार्क्स और क्वेश्चन 3 के ए का 3 मार्क्स, कुल मिला के 7 मार्क्स। तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है और पूरा 7 में से 7 मार्क्स तो निकालना ही निकालना है, ठीक है, कर दोगे। और साथ ही में जितना हो सके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स में से भी जो बनते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और जो मैंने उड़ान बैच में कराए वो सारे देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बस आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करना, अच्छा अच्छा राय और सजेशन दे सकते हो। और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है वाकई में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं ना सभी को ये वीडियो को फॉरवर्ड करो, शेयर करो। और अगर पहली बार आए चैनल, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।